दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा के भीष्म साहनी द्वारा लिखे गए पाठ गांधी, नेहरू और यासेर अराफात के वाचन को लेकर के। मूलतः ये पाठ भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है, जो कि संस्मरणात्मक रूप से लिखा गया है। इस पाठ से संबंधित 2 वीडियो हम पहले बना चुके हैं और अब पाठ की शेष वीडियो हम बना रहे हैं। वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो लेखक सेवाग्राम में गांधी जी के आश्रम में अपने भैया के पास वहाँ गए और गांधी जी से मिले और उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ आते रहते हैं और यहाँ आने के बाद उन्हें ऐसा नहीं लगा कि वो एक नई जगह पर आ गए हैं, बल्कि देश दुनिया में तत्कालीन समय में जो चल रहा था उसमें जो प्रसिद्ध और चर्चित व्यक्ति थे, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, वो लगातार वहाँ आते थे और अपने किस्से बताते थे, अपनी दिनचर्याएँ बताते थे और उनको सुनकर के काफ़ी प्रेरित होते थे लेखक और शेष लोग। आगे एक दिन दोपहर के समय मैं आश्रम के बाहर निरुद्देश्य सा टहल रहा था जब सड़क के किनारे एक खोखे के पीछे से अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैं मर रहा हूँ, बापू को बुलाओ, मैं मर जाऊँगा, बापू को बुलाओ। अनायास लेखक एक जगह टहल रहा था तो उनको ये आवाज़ सुनाई दी। मैंने उस ओर कदम बढ़ा दिए। खोखे के अंदर 15 साल का एक लड़का, जो देखने में गांव का रहने वाला जान पड़ता था, पड़ा हाथ पैर पटक रहा था और हाँफता हुआ बार बार कहे जा रहा था, मैं मर जाऊंगा, बापू को बुलाओ। ये घटना, अब उसके बाद क्या होता है, 2-1 आदमी उसके पास आकर खड़े हो गए थे। उनमें से एक आश्रमवासी जान पड़ता था। अरे कुछ बताओ तो, तुम्हें क्या हुआ है? वैद्य को बुलाएं, बापू बापू को बुलाओ। लड़का बार बार दोहराई जा रहा था, बापू नहीं आ सकते, ज़रूरी मीटिंग चल रही है। पर लड़का बराबर चिल्लाई जा रहा था और हाथ पांव पटक रहा था। इतने में मैंने आंख उठाकर देखा तो गांधी जी चले आ रहे थे। दोपहर का वक्त था और वह अपने नंगे बदन पर खादी की हल्की सी चादर ओढ़े मैदान लांघ रहे थे। आ गए बापू, आ रहे हैं, आश्रमवासी ने कहा, जिस पर लड़का ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगा, बापू मैं मर रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा, और दाएं बाएं सिर झुलाने लगा। गांधी जी उसके पास आकर खड़े हो गए। उसके फूले हुए पेट की ओर नज़र गई उनकी, उस पर हाथ फेरा और बोले, ईख पीता रहा है, इतनी ज़्यादा पी गया, तू तो पागल है। कुछ देर तक तो गांधी जी उसके फूले हुए पेट पर हाथ फेरते रहे, फिर उसे सहारा देकर उठाते हुए बोले, इधर नीचे उतरे और मुंह से उंगली डालकर कह कर दो चलो, और कहते हुए हंस पड़े, तू तो पागल है। लड़का हाय हाय करता हुआ नीचे उतरा और नाली के किनारे बैठ गया। गांधी जी उसकी पीठ पर हाथ रखे झुके रहे। थोड़ी ही देर में उसका पेट हल्का हो गया और वह हाँफता हुआ बैठ गया। अब इधर खोखे में आकर लेट जा। कुछ देर चुपचाप लेटा रहे। कुछ देर तक गांधी जी उसके पास खड़े रहे, फिर आश्रमवासी को कोई हिदायत सी देकर मुड़ गए और हंसते हुए तू तो पागल है कहकर मैदान पार करने लगे। गांधी जी के चेहरे पर लेश मात्र भी क्षोभ का भाव नहीं था। वे हंसते हुए चले गए थे। अब देखिए, ये एक छोटी सी घटना, इसके पीछे क्या घटना घटी पता नहीं क्यों, किस कारण से उन्होंने बहुत ज़्यादा ईख यानी कि गन्ने का रस पी लिया और उसके कारण पेट में, जो देहाती भाषा में कहते हैं, अफारा आ गया, पेट उनका फूल गया अधिक उसका सेवन करने से। तो गांधी जी ने उसका एक तरीका उनको एक बता दिया कि आप कह कर लीजिए, उल्टी कर लीजिए मुंह में उंगली दे करके, अगर इजीली उल्टी नहीं हो रही है, थोड़ा ज़बरदस्ती, तो उससे वो
जो पेय पदार्थ है वो बाहर निकल जाएगा, पेट हल्का हो जाएगा और आप सहज महसूस करने लगेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 2-3 बातें हैं, या लेखक इसलिए संदर्भ को उद्घाटित कर रहे हैं कि सबसे पहली बात तो कोई समस्या बहुत बड़ी समस्या नहीं है, कोई बीमारी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आप उसको सहज तरीके से निवारण करना सीखें, सहजता के साथ उसका समाधान करने का प्रयास करें। और दूसरी बात यह है कि कोई भी काम को जल्दबाजी से या कुछ भी करके ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको ऐसा महसूस हो कि आप अपने आप के साथ साथ दूसरे लोगों को भी तकलीफ़ में डाल रहे हों। तो इन संदर्भों से ये पता लगता है। और देखिए, गांधी जी के चेहरे पर लेश मात्र भी क्षोभ नहीं था, अर्थात जो था सिंपल भाव था, हंसते हुए चले गए, ठीक है ये तो हो जाएगा ही आसानी से ठीक। तो ये एक सहजता, गंभीरता और तत्परता है। हर दिन प्रातः जिस कच्ची सड़क पर वे घूमने निकलते, उसके एक सिरे पर एक कुटिया थी जिसमें एक रुग्ण व्यक्ति रहते थे। संभवतः वह दिक के मरीज थे। गांधी जी हर दिन उसके पास जाते थे और उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करते थे। यानी कि जो कोई रुग्णग्रस्त है, कोई बीमार है, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके हालचाल पूछकर, उसका स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखकर। तो ये गांधी जी नित्य प्रतिदिन करते थे ऐसा। वार्तालाप गुजराती भाषा में हुआ करता था। अगर दोनों गुजराती हैं तो गांधी जी थे गुजराती, दूसरा भी जानता है तो। मैं समझता हूँ गांधी जी की देखरेख में उसका इलाज चल रहा था। ये गांधी जी का रोज़ का नियम था कि जो भी मरीज़ हैं उनको देखा जाए, स्वस्थ कैसे हों उसकी कैसे औषध की जाए, कैसे उनका उपचार किया जाए, ये वो कोशिश करते थे। ये एक तरह से गांधी जी से संबंधित संस्मरण यहाँ पर रखा। अब अगला है नेहरू जी से संबंधित। यह भी लगभग उसी समय की बात रही होगी। पंडित नेहरू कश्मीर यात्रा पर आए थे, जहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ था। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम नदी पर शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 7वें पुल से अमीरात दल तक नावों में उनकी शोभा यात्रा देखने को मिली थी। जब नदी के दोनों ओर हजारों हजार कश्मीर निवासी अदम्य उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रहे थे, अद्भुत दृश्य था वो। यानी कि जब नेहरू जी कश्मीर पहुँचे तो उस समय लोग कैसे स्वागत कर रहे थे, कैसे उमड़ रहे थे उनके प्रति, वो दृश्य। इस अवसर पर नेहरू जी को जिस बंगले में ठहराया गया था वह मेरे फुफेरे भाई का था, और भाई के आग्रह पर मैं पंडित जी की देखभाल में उनका हाथ बटाऊं, मैं भी उस बंगले में पहुंच गया था, यानी कि उन्हें देखने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए। दिन भर तो पंडित जी स्थानीय नेताओं के साथ जगह जगह घूमते, विचार विमर्श करते, बड़े व्यस्त रहते, पर शाम को जब बंगले में खाने पर बैठते तो और लोगों के साथ मैं भी जा बैठता, उनका वार्तालाप सुनता। नेहरू जी को नज़दीक से देख पाने का मेरे लिए यह सुनहरा मौका था। उस रोज़ खाने की मेज़ पर बड़े लब्ध प्रतिष्ठित लोग बैठे थे। शेख अब्दुल्ला, खान अब्दुल गफ्फार खान, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, उनके पति आदि। बातों बातों में कहीं धर्म की चर्चा चली तो रामेश्वरी नेहरू और जवाहरलाल जी के बीच बहस सी छिड़ गई। तो यहाँ एक बात प्रमुख है कि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि लेखक कैसे इन बड़े लोगों के संपर्क में आए धीरे धीरे, और इन सबसे कैसे सीखा, और साथ ही साथ उस समय के तत्कालीन सभी लोग आपस में मिल कर के चर्चाएँ करते थे अलग अलग मुद्दों पर। भले ही कई बार किसी विचार के कारण मतभेद होने के बावजूद भी पास बैठना, मिलना, चर्चाएँ करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, जो कि वर्तमान में कहीं ना कहीं ये इसका नुकसान हुआ है, ये बात नहीं दिखाई देती है। तो जवाहरलाल नेहरू बड़ी गर्मजोशी के साथ तनिक तुनक कर बोले, मैं भी धर्म के बारे में कुछ जानता हूँ। रामेश्वरी चुप रही। शीघ्र ही जवाहरलाल नेहरू ठंडे पड़ गए और धीरे से बोले, आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूँ। यानी कि ऐसा भी कुछ नहीं कि एक बात पर अड़ गए तो अड़ गए, अगर दूसरे व्यक्ति की बात सच है तो उसके प्रति सम्मान देना उनको, और अपने को थोड़ा सहज करना, संयत करना, ये भी ज़रूरी है। तो जैसा यहाँ पर नेहरू जी ने किया, और उन्होंने फ्रांस के विख्यात लेखक अनातोले फ्रांस द्वारा लिखित एक मार्मिक कहानी कह सुनाई। कहानी इस तरह की है कि पेरिस शहर में एक गरीब बाजीगर नट रहा करता था, जो तरह तरह के करतब दिखाकर अपना पेट पालता था, और इसी व्यवसाय में उसकी जवानी निकल गई थी और अब बड़ी उम्र का हो चला था। क्रिसमस का पर्व था। पेरिस के बड़े गिरजे में
पेरिस निवासी सजे धजे हाथों में फूलों के गुच्छे और तरह तरह के उपहार लिए माता मरियम को श्रद्धांजलि अर्पित करने गिरजे में जा रहे थे। गिरजे के बाहर गरीब बाजीगर हताश सा खड़ा था, क्योंकि वह इस पर्व में भाग नहीं ले सकता था। न तो उसके पास माता मरियम के चरणों में रखने के लिए कोई तोहफा है और न ही उस फटेहाल को कोई गिरजे के अंदर जाने देगा। सहसा ही उसके मन में ये विचार कौंध गया, मैं उपहार तो नहीं दे सकता, पर मैं माता मरियम को अपने कर्तव्य दिखाकर उनकी अभ्यर्थना कर सकता हूँ। यही कुछ है जो मैं भेंट कर सकता हूँ। यानी कि जिसके पास जो उपहार है वही देगा। अब वो चूँकि आर्थिक रूप से कमज़ोर था, उसने सोचा मैं उपहार नहीं दे सकता, लेकिन मैं जो कला जानता हूँ, नट है तो कर्तव्य दिखा सकता हूँ, यही उपहार होगा मेरे लिए उनको जो मैं भेंट कर सकता हूँ। जब श्रद्धालु चले जाते हैं और गिरजा खाली हो जाता है तो बाजीगर चुपके से अंदर घुस जाता है, कपड़े उतार कर पूरे उत्साह के साथ अपने कर्तव्य दिखाने लगता है। गिरजे में अंधेरा है, श्रद्धालु जा चुके हैं, दरवाजे बंद हैं। कभी सिर केवल खड़े होकर, कभी तरह तरह अंग चालन करते हुए बड़ी तन्मयता के साथ एक के बाद एक कर्तव्य दिखाता है, यहाँ तक कि हाँफने लगता है कर्तव्य दिखाते दिखाते। काफ़ी परिश्रम करता है। उसके हाँफने की आवाज़ कहीं बड़े पादरी के कान में पड़ जाती है और वह ये समझकर कि कोई जानवर गिरजे के अंदर घुस आया है और गिरजे को दूषित कर रहा है, भागता हुआ गिरजे के अंदर आता है। उस वक्त बाजीगर सिर के बल खड़ा अपना सबसे चहेता कर्तव्य बड़ी तन्मयता से दिखा रहा है, यानी कि जो विशिष्ट कर्तव्य था। यह दृश्य देखते ही बड़ा पादरी तिलमिला उठता है। माता मरियम का इससे बड़ा अपमान क्या होगा। आग बबूला वह नट की ओर बढ़ता है और उसे लात जमाकर गिरजे के बाहर निकालता है। वह नट की ओर गुस्से से बढ़ ही रहा था तो क्या देखता है कि माता मरियम की मूर्ति अपनी जगह से हिली है। माता मरियम अपने मंच पर से उतर आई है और धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नट के पास जा पहुंची है और अपने आंचल में हाँफते नट के माथे का पसीना पोंछती उसके सिर को सहलाने लगी है। कहानी समाप्त। ये कहानी नेहरू जी के मुंह से सुनी। मेज़ पर बैठे सभी व्यक्ति दत्चित होकर सुन रहे थे। देखिए, कहानी में एक तत्परता ये है मूलतः कि आपके प्रति किसी की क्या श्रद्धा है वो बहुत प्रमुख है। वो एक मूर्ति है, मूर्ति कैसे हिल सकती है, हम तमाम तरह के विवाद और प्रश्न उस पर खड़े कर सकते हैं, लेकिन उस आत्मीयता को देखिए, जिस लगन से, जिस परिश्रम से, जिस मन से उन्होंने ये काम किया। तो इसलिए ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से ऐसा हो गया होगा। उस पादरी ने देखा ये बात कि मरियम माता मंच पर उतर आई और धीरे धीरे अपने आंचल से उसका पसीना पोंछ रही नट का। तो ये उसकी आत्मीयता है, उसकी तत्परता है, उसकी मेहनत है, ईमानदारी है, उसका परिश्रम है, जिसके प्रति एक लगाव है। सच्चे मन से उन्होंने ये सब किया, किसी बात की प्राप्ति के लिए, किसी प्रलोभन के मन से नहीं किया। तो ये मुख्य रूप से लेखक कहना चाहता है। तो विद्यार्थियों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं स्टॉप करते हैं। आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए धन्यवाद। यह आपके लिए उपयोगी होगी ऐसी आशा करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में कोई सवाल, जिज्ञासा, प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।